हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज मैं 19 अगस्त 2023 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की बात करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की कौन कौन सी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अ फेब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। देखिए यहाँ पे क्या बताया जाएगा, यहाँ पे इंडिया और जापान जो सेमीकंडक्टर की फील्ड में काम कर रहे हैं और उसमें उन दोनों का क्या रोल है, किस तरीके से सेमीकंडक्टर की जो पोजीशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इस चीज की मैं बात करूंगा। अगला है मटेरियल कंसिडरेशन। ये क्या है, देखिए अभी एक पब्लिश हुआ था, रिसेंटली एक जर्नल पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था जो आपके साउथ कोरिया है उसने क्या किया है, एक सेमी सुपर कंडक्टर जो है बना लिया है। तो उसके ऊपर जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और क्या उसमें निष्कर्ष जो निकला, उसमें कंक्लूजन क्या निकला, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या वो फेल हुआ, क्या वो पास हुआ, उस चीज के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। आगे है द इशू इज नॉट अबाउट इंडियन जीडीपी बट इट्स जेडीपी। देखिए ये थोड़ी सी पॉलिटिकल आर्टिकल भी है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। हमारी जीडीपी से लेके मनरेगा की वर्क से लेके माइनिंग से लेके, तो यहाँ पे उस चीजों को देखेंगे। पॉलिटिकल जो आर्टिकल है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारे काम का है उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अ फेयर वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी। देखिए क्या बताया जाए, कहने कि इंडिया और आज के टाइम पे इंडिया हर एक कंट्री के लिए, अगर मैं बात करूं आपके ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या आप साउथ की तरफ भी ले लीजिए, ठीक है, या नॉर्थ की तरफ ले लीजिए, ठीक है, सभी के लिए क्या हो जाता है, इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वहीं अगर मैं साउथ की बात करूं, इंपॉर्टेंट साउथ की क्यों है, साउथ में अगर ये इंडिया है तो इंडिया में यहां पे जो है इंडियन ओशियन जो है और इंडियन ओशियन जो है वो क्या करता है, आपके पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है। अब जब पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करेगा तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि अगर अमेरिका को यहां से यहां जाना है, साउथ की तरफ जाना है, तो पैसिफिक ओशियन की तरफ जाएगा, पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन की तरफ जाएगा। चाइना को या जापान को जाना है तो भी वो क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपके रसिया ही ले लीजिए, ठीक है, रसिया को भी अगर कहीं जाना होगा तो वो भी पैसिफिक और इंडियन ओशियन की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक फील्ड में। क्यों, क्योंकि इंडियन ओशियन एक ट्रेड मार्ग जो है वो बन गया है, ट्रेड का वे जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन से होके गुजरता है। ठीक है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा आप देखेंगे, ट्रेड की बात करूं तो साउथ में आपके अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं लाई करते हैं। और जहां पे मैं साउथ अफ्रीका की कंट्री की बात करूं तो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं वहां पे सप्लाई जो है, डिमांड जो है ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे साउथ ईस्ट की बात करूं तो यहां पे सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, और इन दोनों को सप्लाई और डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको ट्रेड करना पड़ेगा। और वो ट्रेड किस तरह से होगा, इंडियन ओशियन की तरफ से। और इंडियन ओशियन जब तक सुरक्षित नहीं है, इंडियन ओशियन की तरफ से आप अगर रेजिलेंट नहीं बनाओगे, अपनी ट्रेड को नहीं बनाओगे, तो आप ट्रेड ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर कोई कंट्री जो है, जो भी डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो अपनी ट्रेड करना चाहता है उसको इंडियन ओशियन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अगर इंडियन ओशियन पे किसी एक कंट्री का दबदबा रहेगा तो क्या होगा, सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और उस सिचुएशन के कारण इनकी जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा ट्रेड पे पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है इंडियन ओशियन में, बात तो हो रही है, लेकिन ये इंडियन ओशियन किस तरीके से जो है हमें एक रास्ता जो है यानी कि जो वे है वो प्रोवाइड करता है। अब प्रोवाइड किस चीज का, जो सेमीकंडक्टर। देखिए इंडिया और जापान जुलाई 2023 से ही कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और किस फील्ड में, आपके सेमीकंडक्टर फील्ड में। और ये सबसे ज्यादा अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं तो इनको रेजिलेंट करनी पड़ेगी अपनी सप्लाई चेन को, जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अगर मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करूं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो होती है जिसको
जिसमें जो मेटल वगैरह या नॉन मेटल वगैरह लगाए जाते हैं, मेटल हो या नॉन मेटल है, वो जो प्रोडक्ट लगाए जाते हैं वो क्रिटिकली जो है हमें फाउंड होते हैं, यानी कि रेयर होते हैं। अर्थ में बहुत रेयर मटेरियल होते हैं जो इस तरह से मिलते हैं, ठीक है ना। उनसे अगर कोई चीज बनती है तो वो क्रिटिकली टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन किसको अच्छा करने की बात करें, यहाँ पे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसकी सप्लाई और उनके साथ जो है दोनों जो है कहीं ना कहीं ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं किसका, सेमीकंडक्टर का, इसीलिए दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ जो पार्टनरशिप है वो मेनली फोकस है 5 एरिया में। कौन कौन से, सबसे पहले अगर बात करें सेमीकंडक्टर की डिजाइन करने की, यानी कि सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कराया जाएगा, उसकी इक्विपमेंट रिसर्च, यानी कि अगर आपने सेमीकंडक्टर बना भी लिए, सपोज कीजिए एक सेमीकंडक्टर बना लीजिए, तो उसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे, छोटे छोटे इक्विपमेंट, वो उसकी डिजाइन भी बनाना जरूरी है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा वो भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो आपकी सप्लाई चेन है उसको भी मेंटेन रखना जरूरी है। और यहाँ टैलेंट की भी बात की जाए, टैलेंट को भी डेवलप करना जरूरी है। टैलेंट का इन द सेंस, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए जापान ने कोई चीज बनाया, वो इंडिया के साथ अगर साझा करेगा तो इंडिया के लोग भी क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे, और उस टैलेंट का यूज कहीं ना कहीं नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करेंगे, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज्यादा इंप्रूव करेगा आपके किसको, आपके सेमीकंडक्टर की जो प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, तेजी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का कोलेबोरेशन जो है एक नई राह पे बढ़ेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जापानीज गवर्नमेंट है और इंडिया की गवर्नमेंट है, या चाहे यूएस की गवर्नमेंट है या आपके ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, सबका एक ना एक क्या होगा, एक रास्ता तैयार होगा कि हाँ दोनों मिलकर कोलैबोरेशन किस तरह से करेंगे, और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन तो और ज्यादा बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज की, तो क्या बताया जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो प्रोग्रेस है, वो एक्सपेंशन है, वो काफी तेज से इस टाइम पे बढ़ रही है, और हर कोई चाहता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि चिप मैन्युफैक्चरिंग करना, चिप जो है, चिप वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। और क्योंकि हमने एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन देखा है जब हमारे पास सब कुछ था लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यूनिट ही नहीं था देश में, जिसके वजह से हमारी सप्लाई चेन कहीं ना कहीं खराब हुई थी। उस जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बाकी कंट्री भी इफेक्टिव हुए थे, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से यूएस ने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया और इंडिया ने भी अपना स्टेप आगे बढ़ाया। उसी तरह से जापान ने भी अपने स्टेप आगे बढ़ाया और उसने भी अपने सेमीकंडक्टर की जो प्लांट वगैरह है, फैब्रिकेशन को है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश किया, और इसके वजह से क्या हुआ, अब इनकी पार्टनरशिप और ज्यादा इंक्रीज होती गई, और जिसके वजह से टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, रिसर्च हो या इनोवेशन है, इंडिया और जापानीज इंडस्ट्री के बीच में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एक्सचेंज जो है वो भी बढ़ा। अगर हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रांसफर करना टेक्नोलॉजी को, या आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लगाना हो, तो इसके लिए टोक्यो और न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, और सेमीकंडक्टर की जो एडवांसमेंट है उसके ऊपर दोनों ही कंट्री काम कर रहे हैं। अगर दोनों नेशन की बात करें, दोनों का पॉलिसीज क्या है कि सपोर्ट करना सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को और उनके रिसर्च को, यानी सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाया जाएगा और उनके ऊपर किस तरह से रिसर्च किया जाएगा अलग अलग चीज पे। अगर इंडिया का मोटो लेके चले तो इंडिया इनिशिएटिव क्या लेके चला है कि मेक इन इंडिया की जो हम तरीका है उसके थ्रू क्या करेंगे, इंडिया में ही सप्लाई चेन, इंडिया में ही प्रोडक्शन जो यूनिट है वो लगाएंगे और उसको ब्रांड देंगे मेक इन इंडिया का नाम। वहीं पे जापानीज क्या लेके चला है, सोसाइटी 5.0, यानी कि विजन जो ये शेयर करता है कि दोनों ही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, इनोवेशन होना चाहते हैं, और अपनी ग्रोथ को क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम यहीं पे बायलैटरल एग्रीमेंट को बात करें तो दोनों ने ही ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए अपने जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं साइन कर रखे, कॉर्पोरेशन करेंगे ये सेमीकंडक्टर रिसर्च में, और साथ ही साथ ट्रेड में भी कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की कोलैबोरेशन जो है करेंगे। अगर हम बात करें दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी जो है दोनों के बीच में दिख रही है, और दोनों ही नेशन कहीं ना कहीं क्रिटिकली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसको, टेक्नोलॉजी को। अपने जो सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से इनोवेट किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी को किस तरह से बनाया जाएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं ये दोनों काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम लोगों ने बेनिफिट यहाँ पे बहुत सारे देख लिए कि किस तरीके से दोनों काम करें। अगर जापान की एडवांसमेंट की बात की जाए, जापान की एडवांसमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे है, आपकी इंडस्ट्री पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब जब इस इंडस्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उसकी बेनिफिट कौन ले सकता है, उसका बेनिफिट जो है इंडिया कहीं ना कहीं ले सकता है। अपनी जो ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, या जो बॉर्जियस लोगों की डिमांड है, जो यानी कि जो हायर क्लास के लोग की जो डिमांड है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, उसको कहीं ना कहीं इंडिया उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसके वजह से क्या होगा, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफी और ज्यादा, डिप्लोमेसी जो है और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और अब बात करते हैं भैया सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। दो ही चीज तो इंपॉर्टेंट है, एक सप्लाई चेन और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन आप जैसे देख रहे हैं, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, वॉर। और सप्लाई चेन जैसे आप इंडियन ओशन में चाइनीज की प्रेजेंसी, ठीक है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि चाइना ने अपने किस तरीके से शिप वगैरह को जो है श्रीलंका में पोर्ट किया है, जिसके वजह से जो खतरा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के सर्वलाइन से उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन कहीं ना कहीं सप्लाई की चेन के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी कि हमें किस तरीके से वहां पे चाइना को दबा के हमें आगे बढ़ना, ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी ये भी बन जाता है। अगर हम बात करें, डाइवर्सिफाई करनी है हमें सप्लाई चेन को, और साथ ही साथ क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन करनी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इंडो पैसिफिक रीजन। और जिसमें हम लोग अगर इंडो पैसिफिक रीजन को अगर सुरक्षित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव कहीं ना कहीं, और रिसोर्सेज जो है और जो एक्सपर्टाइज है उनको कहीं ना कहीं इस चैलेंज को जो डिजाइन करना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, मटेरियल साइंस हो, इन सब में टैकल करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। और ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं अपने स्किल्स के थ्रू, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू किस तरह से कर रही है, हम भी ये देख रहे हैं। अगर अमेरिकन की पार्टनरशिप बात करें, तो इंडिया और जापान और साथ ही साथ आपके अमेरिका, तीनों ही कहीं ना कहीं क्वाड के भी मेंबर है, और क्वाड की इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। और साथ ही साथ तीनों ही लगे हुए हैं कि हम जो है अपनी जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की बात करें, कि दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट फैसिलिटीज किया है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए, इन सब के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और इसको एक अच्छी इकोसिस्टम देने का भी काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर एग्रीमेंट देखा जाए, तो वाशिंगटन एग्रीमेंट जो है, वाशिंगटन में न्यू दिल्ली के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जो कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसमें सभी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है या अप्लाइड मटेरियल है, वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर की यूनिट और रिसर्च डेवलपमेंट के सेंटर को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। अगर हम इंडिया और जापान की बात करें यहाँ पार्टनरशिप की, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, जो कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर की लैंडस्केप बनाने में, शेप देने में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाएगी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। अब जब इवॉल्व होता जाएगा, तो उनकी जो पार्टनरशिप है उनको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायनामिक बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उनमें भी चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे हम अभी एआई इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं, सेमी कंडक्टर मिनिएचराइजेशन लेके आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये सारी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने और जो जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप है इंडियन पैसिफिक में, उसको एक डायमेंशन देने का काम जो है करेगा। अगर हम बात करें जो यूएस की चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 का, जो अभी रिसेंटली में लाया गया, इसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है, जो रोक लगाई जाएगी कि सेमीकंडक्टर की एक्सपेंशन, जो मैन्युफैक्चरिंग है कंट्री से बाहर में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना हो, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे ज्यादातर ये चीज कहाँ बताई गई है, चाइना में इसको रोकने की बात की गई है, क्योंकि द बायलैटरल एग्रीमेंट जो है दोनों ही वाशिंगटन और टोक्यो की, और साथ ही साथ न्यू दिल्ली की, उनकी कहीं ना कहीं ये सारे कंट्री क्या है, लाइक माइंडेड है। और जहां पे हम लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना कहीं ना कहीं थोड़ी सी उल्टा होता है, इनके अपोजिशन होते हैं, इनके अपोजिट में बात करता है। तो इसी के लिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, यूनिट जो लगनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड कंट्री में लगनी चाहिए, ना कि अदर किसी जगह पे लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जियो स्ट्रेटेजी प्लस नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न जो है वो भी आ जाता है। अगर हम जनवरी 2023 की बात करें, तो जापान और नीदरलैंड ने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया था यूएस को, जिसमें रेस्ट्रिक्शन किया था एक्सपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को, जिसमें एडवांस चिप में जो है वो चाइना से बन के आ रहे थे।
अगर हम टाइटर एक्सपोर्ट की बात करें, कंट्रोल किया था चाइना चिप मैन्युफैक्चरिंग के, जिसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्लियर डिप्लोमेटिक जो परस्यूट है वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में निभाया था। अगर हम बात करें यहीं पे टोक्यो की, टोक्यो ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल कंसर्न ओवर चाइना एक्सपेंडिंग। देखिए सबसे प्रॉब्लम है चाइना, चाइना की एक्सपेंडिंग जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी वहीं पे सप्लाई चेन उतना ही ज्यादा रेजिलियंट जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती जाएगी। और सप्लाई चेन को हमें रेजिलियंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ आके पूरी कंट्री मतलब पूरे एरिया को जो भी डेवलप नेशन है एक साथ कोलैबोरेशन करके क्या करना पड़ेगा, चाइना को टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसमें आगे हम उस फील्ड में काम नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड की। क्वाड जैसे मैंने बताया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इन चारों का कोलैबोरेशन। तो मैंने बताया जापान, इंडिया और यूएस की किस तरह की कोलैबोरेशन है जिसके वजह से ये जो है सेमीकंडक्टर की जो फील्ड है उसको किस तरह से रेजिलेंट बनाया गया, यहाँ पे हमें देखने की बात होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात होनी चाहिए, डिजाइन की बात होनी चाहिए, इनकी इनोवेशन की बात होनी चाहिए और कोलैबोरेशन की भी बात होनी चाहिए, जिससे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक हर एक सेक्टर जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़े, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की सेक्टर हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की सेक्टर हो, या जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस में वो कहीं ना कहीं फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की। मटेरियल कंसिडरेशन, द सर्च फॉर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज फार फ्रॉम ओवर। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, साइंटिस्ट कम्युनिटी क्या हुआ था, उनको एक मटेरियल मिला था जिसमें कॉन्फिडेंट हुआ था LK99, मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया था। उन्होंने बताया कि एक रूम टेम्परेचर नहीं है, जो ये प्रेशर है, प्रेशर सुपर कंडक्टर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस चीज को पूरी तरह से नकार दिया कि जो LK99 है वो कोई नॉन रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट प्रेशर वाला सुपर कंडक्टर नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ये बात फैलाई गई थी साउथ कोरियन रिसर्चर के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। इस तरह की किसी चीज की जो है यहाँ पे सुपर कंडक्टर जो है नहीं बनाया गया। अब रीजन क्या था इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ जो है यहाँ पे नो फॉर्मल कंक्लूजन, कोई भी फॉर्मल कंक्लूजन मैच नहीं हुआ जिससे कि हम ये कह सकते हैं जो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को, वो कहीं ना कहीं आपके नो रेजिस्टेंस इन एम्बिएंट कंडीशन, किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है एक एम्बिएंट कंडीशन में। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप सप्लाई करते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देयर हैज बीन ए नो फॉर्मल कंक्लूजन टू मैच द फॉर्मल अनाउंसमेंट, कि पहले जो अनाउंसमेंट किया था कि जो मटेरियल है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करता है विथ नो रेजिस्टेंस, यानी कि बिना किसी रुकावट के एम्बिएंट कंडीशन में ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम एक वायर देखें, अगर यहाँ पे ये पोल है, पोल में इस तरह से कनेक्ट होते हैं वायर, ठीक है, इस तरह से पोल में कनेक्ट होते हैं वायर। ये क्यों कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी लॉस को क्या किया जाए, कम किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, दावा किया था कि रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर के कारण सुपर कंडक्टर जो हमने बनाया है उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है एम्बिएंट कंडीशन के, यानी कि कोई उसको रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज की उन्होंने बात की थी। ठीक है, इस पे LK99 में। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन साउथ कोरिया और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने इसको कहीं ना कहीं, अब जब ये पब्लिश हुआ है, जनरल पब्लिश हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बात इस पे कहीं ना कहीं रिसर्च चलेगा और उसको वेरीफाई करने के लिए अपना चाइनीज वो साउथ कोरियन जो है वो क्या करेंगे, अपना एडी चोडी का जोर लगा देंगे कि हमने ये बनाया है, तो प्रूव करना होगा उनको। ठीक है, अब उसके लिए जो इन्होंने क्लेम किया था, पब्लिश किया था, उस पर कहीं ना कहीं जो जिस पेपर पे रीड प्रिंट किया था उस पेपर को क्या किया गया, रीड किया गया फ्री तरीके से, मतलब पूरी तरीके से हर एक एरिया के लोगों ने जो है, साइंटिस्ट ने जो है पढ़ा उसको। यहाँ पे एक बात निकल के आई, LK99 का जो सिंपल कंपोजिशन है या अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेसिस इज प्रॉम्प्ट साइंटिस्ट आउटसाइड एकेडमिक टेस्ट मटेरियल एज वेल। The pace development was accelerating but there is soon hype and mission। क्या बताया जा रहा है, जिस अंदाज से उन्होंने इस बात को फैलाया था कि हमने इस चीज को बना लिया, उसी अंदाज से क्या हुआ, ये धीरे धीरे चीजें जो है सॉर्ट आउट गई और कहीं ना कहीं ये दबती गई और साथ ही साथ ये एक मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ में फैलती हुई नजर आई। ठीक है, अब जब कुछ रिपोर्ट अगर इंडिकेट करता है, ठीक है, जब रिपोर्ट जो है इंडिकेट करता है कि साउथ कोरियन ग्रुप है, उन्होंने जब मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया था किसी जर्नल में, तो यहाँ पे एक कंसर्न ये बनता है कि वो जर्नल का काम होता है कि उस चीज को वो सही तरीके से
क्या करें, उसकी जांच पड़ताल करें। लेकिन यही एक कंसर्न बनता है कि उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के यहाँ पे किस तरह से उन्होंने अपनी एफर्ट लगा दी और वहाँ पे इन्होंने किस तरह से छाप दिए। ठीक है, इस चीज पे भी बात हुई। अगर एफर्ट की बात करें तो क्लेम कंस्टिट्यूट ए बेटर मोर ऑर्गेनिक पीयर रिव्यू। जब अगर पीयर रिव्यू कहीं ना कहीं प्रोसेस अगर एक साथ हो तो कहीं ना कहीं उस चीज को, उसमें जो कमियां हैं उसको निकल के आ सकता है और उस कमियों की वजह से क्या हो सकता है, आप उस चीज को जनरल में पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे पीयर रिव्यू की कहीं ना कहीं कमी थी और उस क्लेम में कहीं ना कहीं इस चीज की बात जो है बताई गई है। जो एफर्ट है टू वैलिडेट क्लेम कंस्टिट्यूट ए बेटर मोर ऑर्गेनिक पीयर रिव्यू प्रोसेस टुगेदर विद अटेम्प्ट बाय साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि जो अलग अलग एरिया है वहां पे क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट को आके वहां पे आपके पीयर रिव्यू होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, टू रेप्लिकेट द क्लेम, और इसके बाद उन्होंने क्या किया है, जो क्लेम किया था इन्होंने, उन्होंने अपनी अपनी लेबोरेटरी में क्या किया, इसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश किया। मतलब इसके थ्रू उसको जो उन्होंने जर्नल लिखा था उसके थ्रू क्या किया, अपने यहाँ पे बनाया। अब बनाया तो उसमें कुछ कंक्लूजन निकला और उस कंक्लूजन की वजह से इन्होंने क्या किया, बताया कि ये जो मटेरियल है वो क्या है, सुपर कंडक्टर नहीं है। अब उन्होंने जो अपनी लेबोरेटरी में इसको रेप्लिकेट किया तो इन्होंने पाया कि दो इसमें कमियां थी जिसकी वजह से इन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये सुपर कंडक्टर नहीं है। दो रीजन इन्होंने दिए। पहले रीजन ये है, कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर इनसाइड ए वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई भी कन्वेंशन सुपर कंडक्टर है उसके अंदर में क्या होती है, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मैग्नेट है अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड आर कूल्ड टू इंड्यूस सुपर इंडक्टिंग स्टेट, और जब कूल कब होता है, जब ये सुपर इंडक्टिंग स्टेट में पहुंचता है। और इसके साथ साथ दे एक्सपेल द फील्ड, और वो फील्ड को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, यानी धकेलता है देयर बल्क एट, जहां पे ये ज्यादा मात्रा में होती है। यानी कि अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में होगा तो उसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देके आगे वो क्या होगा, बढ़ेगा। और ये तभी होता है जब टेम्परेचर का ट्रांजिशन जो है उसके अंदर में चल रहा है। ठीक है, अंडर द टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का जब ट्रांजिशन हो रहा है उस केस में वो क्या करेगा, उस फील्ड क्या करेगा, वो बल्क चीज को क्या करेगा, धक्का देगा, और उसके कारण से वो जो सुपर कंडक्टर है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण से वो कूल रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये बताई। दूसरी, सो और क्या बताया इसके बारे में, सो अ मैग्नेटिक नियर द सुपर कंडक्टर, जब मैग्नेट नियर द सुपर कंडक्टर विल पुश अवे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, यानी कि पुश करेगा कब, जब ट्रांजिशन का टाइम है। लेकिन द साउथ कोरियन ग्रुप हैव शेयर ए वीडियो इन विच LK99 अपीयर टू हाफ रिपेल मैग्नेटिक, यानी कि उन्होंने बताया कि जब LK99 अपीयर हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हाफ रिपेल कर रहा था, मतलब पूरी तरह से नहीं कर रहा था, हाफ कर रहा था। तो हाफ कर रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्च ने ये पाया कि जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इंसुलेटर है और जिसमें इंप्यूरिटीज कुड बी मैग्नेटाइज, यानी कि इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, और जिसके वजह से हाफ रिपल्सन कहीं ना कहीं देखा जाता है। जबकि जो कोरियन ने क्या कहा था कि हाफ रिपल्सन कहीं ना कहीं हो रहा है और हाफ रिपेल होने के कारण से हम क्या कह सकते हैं, इसको एक सुपर कंडक्टर का रूप दे सकते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर शोध किया तो इन्होंने पाया कि ये हाफ रिपल्सन सिर्फ इंप्यूरिटीज की वजह से हो रहा है, ना कि आपके वीक मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से हो रहा है। ठीक है, दूसरी क्या बताई, जो साउथ कोरियन रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है LK99 की, वो कहीं ना कहीं तेजी से डिक्रीज हो रही है अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 104 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो रहा है, तेजी से ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अब पोटेंशियल साइन सुपर कंडक्टिव, जिसके वजह से ये साइन किसका दिखाता है, सुपर कंडक्टिविटी का दिखाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया, जो ड्रॉप है, इफ द मटेरियल कंटेंट कॉपर सल्फाइड, अगर मटेरियल में कॉपर सल्फाइड है तो वो इंप्यूरिटीज है, और इंप्यूरिटीज क्या करता है, कॉपर सल्फाइड अंडरगोज फेज ट्रांजिशन एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में वो फेज ट्रांजिशन करता है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उसकी घटती रहती है। रेजिस्टिविटी जो है क्या होती है, डिस्टॉर्ट होती रहती है। तो अब साउथ कोरियन ग्रुप के ऊपर अब ये बर्डन हो गया कि वो किस तरह से अपनी जो ये चीज है उसको प्रूव करें। लेकिन अगर प्रूव करने की बात हो, यहाँ पे सबसे पहली चीज आ जाती है कि अब जो है और कंट्रीज के लिए भी रास्ता खुल गया कि वो इस चीज जो फेलियर है, क्योंकि फेलियर से लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यानी कि और जो लोग हैं और जो साइंटिस्ट है वो कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे और इस चीज पे और ज्यादा रिसर्च करने की और डेवलपमेंट करने की काम करेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं और इसको बेटर कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन होगी जिससे कि
हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में LK1999 जैसी सुपर कंडक्टर जो है बना सकें। ठीक है, हमें ये नहीं कि पिछली चीजों को लेके बैठना है, हमें उसके ऊपर और रिसर्च करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है द इश्यूज इज नॉट अबाउट इंडियन जीडीपी बट इट्स जीडीपी। देखिए यहाँ पे अगर इतनी आर्टिकल की आप बात करेंगे तो ये आर्टिकल मोस्टली पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिबेट की बात की जा रही है किस तरीके से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा, जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे वो चीज़ है। लेकिन मैं आपको इसके सिंपल सा बताता हूँ कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ करें तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि ये जो कह रहे हैं जो यहाँ के राइटर जो है बता रहे हैं कि जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब आप कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक हमारी जो ग्रोइंग है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तेजी से बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस वर्कर की, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा स्कीम के अंदर में ये क्या देखा जा रहा है, ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई लोगों के पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, वो डेली आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिनिमम वेजेस चाहिए। अब मिनिमम वेजेस आप बात करते हैं कि भैया जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, आपके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रही है कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ क्या हमारे जो लोगों की ग्रोथ है वो हो रहा है? लोग क्यों अभी भी मिनिमम वेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों उनको पूरी तरह से प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहा है? ये भी एक कंसर्न की बात जो है हो जाती है। अगर हम बात करें, आफ्टर ऑल ओनली दोज हु हैव एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव सोर्स, अगर किसी के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता वो पूरे दिन क्या करता है, मिनिमम वेजेस के लिए सन के नीचे कड़ी धूप में क्या करता है, जॉब करता है, काम करता है। और यहाँ पे इंडिया में जो कह रहे हैं कि रियल जीडीपी है वो कहीं ना कहीं हमारी 5.3% से एनुअलाइज तरीके से बढ़ रहा है, मतलब हर साल 5.3% से बढ़ रहा है। लेकिन जो डिमांड है मनरेगा वर्कर की वो भी साथ साथ हर साल क्या हो रहा है, 5.4%, यानी कि उससे ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया कहीं ना कहीं अपेरेंटली फास्टेस्ट हो रहा है इकोनॉमिक में, ग्रोइंग इकोनॉमिक को ग्रोइंग करने में वर्ल्ड में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो डेली वेजेस के काम है यानी कि मिनिमम वेजेस के लिए लोगों की जो मेहनत है वो भी क्या हो रही है, डेली डेली बढ़ते हुए जा रही है। अगर हम बात करें लोअर डिमांड ऑफ मिनिमम वेजेस की मनरेगा वर्क में, उसकी भी क्या संख्या क्या हो रही है, बहुत ज्यादा जॉब्स के लिए मांग हो रही है। अगर मनरेगा की डिमांड की बात करें वो कहीं ना कहीं बात करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी कि अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, मनरेगा की डिमांड को, यानी कि जो वर्किंग है वो क्या होगी, वो घटती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी वो घटती जाएगी, आपको वर्किंग जो है मिलती जाएगी। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो मनरेगा की डिमांड है वो भी क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आप तुम ना जाओगे धूप में काम करने के लिए। तो यहाँ पे एक क्लियर निकल के बात आती है कि जो जीडीपी का ग्रोथ है और जो ट्रांसलेशन है एक्चुअली जॉब में और इनकम ऑफ पीपल में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गैप आ चुकी है। ठीक है, अगर हम जॉब्स की बात करें, बिंग क्रिएटेड 10 एग्जैगरेटेड इंडियन सोशल फीचर, पीपल जो है जो हायर कास्ट के वो कहीं ना कहीं 3 क्वार्टर से फॉर्मली सर्विस में है, यानी कि जो हायर कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको जॉब अच्छी तरह से मिला हुआ है, उनको सारी चीजें मिली हुई, उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर हम 80% वर्ग की बात करें जो मनरेगा में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं दलित होते हैं, कास्ट में ट्राइबल होते हैं या बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, जो कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार जो है होता रहता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर एनालिसिस डाटा की बात करें 1980 और 1990 के टाइम पे ये क्या कहता है कि जो हर एक परसेंटेज है जीडीपी की 1% की ग्रोथ होती है, तो वहीं पे हम क्या कह सकते हैं कि 2 लाख जो है जॉब जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक परसेंटेज पे जीडीपी ग्रोथ अगर होती है तो कहीं ना कहीं 2 लाख फॉर्मली जॉब जो है वो कहीं ना कहीं बनती है। 1980 और 1990 के टाइम पे बताते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, जस्ट 1 लाख जॉब ही निकल रहा है, यानी कि 1990 में आके ये क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ का सिर्फ आधा % हो गया, यानी कि 1 लाख की जॉब निकल रहा है। वही हाफ को अगर उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली और भी कम होते हुए जाते हुए नजर आ रहा है।
हम बात करें अगर नंबर ऑफ जॉब्स की, दैट बीन क्रिएटेड एवरी परसेंटेज ग्रोथ इन जीडीपी, यानी कि जॉब्स जो होगा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। किसकी वजह से? जैसे जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, जीडीपी की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो जॉब्स है उसकी संख्या क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। और कहीं ना कहीं उसके वजह से हमें जो फंक्शन है, पुअर क्वालिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ दिखती है, रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो तो दिखती है, एक्सट्रीम ऑटोमेशन की वजह से जो चीजें हैं वो भी दिखती है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कोई भी सर्विस सेक्टर में मोस्टली क्या चाहिए, सर्विस सेक्टर में मोस्टली चाहिए आपको कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, जो ऑटोमेशन काम करे। तो उसके वजह से क्या होती है, ऑटोमेशन तरीके से जब काम करेंगे तो वहां पे लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब लोगों की संख्या कम होगी तो लोग जब काम करने के लिए नहीं होंगे तो वहां पे जो जॉब्स होगी वो कम निकलेगी। यानी कहने का मतलब हम जीडीपी ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन अलग सेक्टर में कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं कर रहे हैं। इस चीज की यहाँ पे बात जो है ऑथर कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फोकस की, जॉब की इंटेंसिटी की बात करें, तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है बहुत तरीके से लिया गया जीडीपी, जिससे कि आपकी जीडीपी जो है ग्रोथ भी हुआ है। जैसे कि उलावालू उलावालू रिसेंटली अबाउट इंडियन फॉरेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो या टैक्स पेयर की मनी हो, ठीक है, या फॉरेन कंट्री कंपनी की जो सेटअप है इंडिया में, जिसके वजह से हमारी जो है ग्रोथ जो है ज्यादा और तेजी से बढ़ रही है। और यही कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि स्ट्रेटेजिक रीजन है, हमें डिफेंस और डिप्लोमेसी की तरफ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक रैशनलाइज को जो है हमारी क्या हो रही है, रैशनली भी क्या हो रही है, हम देख रहे हैं कि इसके वजह से वीक होती जा रही है। अगर हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये कहीं ना कहीं हाईली ऑटोमेटेड है और जिसके वजह से ज्यादा जो है जॉब जो है क्रिएट नहीं होगी। वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर की बात करें फॉक्सकॉन की, जो कि लगभग डबल रेवेन्यू हो गया है 2010 से 2020 तक, लेकिन वर्कर की संख्या अभी भी सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेशन की जो संख्या है वो क्या हो रही है, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसके वजह से लोगों की संख्या तो वही है लेकिन जो इनकम है वो बढ़ चुका है। मशीनों ने लोगों की जो है जगह है वो ले ली है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर हम बात करें अगली जो माइंस एंड मिनरल्स बिल्स की, इंडिया की फ्यूचर है, ठीक है, ये बताया जाए कि इस टाइम पे रिसेंटली क्या किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेंडमेंट बिल लाया 2023 में, जिसमें माइंस और मिनरल्स बिल को जो है, अमेंडमेंट बिल को जो है एक बताया गया कि पोटेंशियल है, ये कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी इकोनॉमिक, इंडिया की इकोनॉमी को, ठीक है। और अगर इसको कब, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो तब जाके, अगर वर्ल्ड की बात करें वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह हो या इक्विपमेंट वगैरह हो, वो भी ट्रांजिशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है और उनकी चेंजेस कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और उसके लिए इनको मिनरल्स की जरूरत होती है, मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, अदर रेयर अर्थ मटेरियल कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अगर वहीं पे बात करें, इसके साथ साथ उनको और क्या चाहिए, उनके चाहिए सबसे पहले तो रेजिलेंस सप्लाई चेन की नहीं जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा अगर बात करें चाइना ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है। चाइना की डोमिनियंस जो है सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है अभी इस टाइम से। अगर हम बात करें रिफाइनिंग मटेरियल हो या एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल हो, वो कहीं ना कहीं चाइनीज जो है इन चीजों पे भी क्लेम करता है और अलग अलग जगह पे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। अगर वहीं वाशिंगटन पोस्ट की बात करें, वो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये बताया $1 ट्रिलियन वर्थ जो है वास्ट वेल्थ ऑफ लिथियम और अदर मटेरियल जो है कहाँ पाए गए हैं, आपके हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है, जो कि आपके तालिबान की तरफ, तालिबान की डिजाइन में। तो इसी की वजह से चाइना क्या कर रहा है, तालिबान के साथ क्लोजली रिलेशन बना रहा है, ताकि वो हिंदू कुश जो माउंटेन है वहाँ पे जो लिथियम है या दूसरे जो मटेरियल है, वो जो रेयर मटेरियल है उसको क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। अगर वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया की टोपोग्राफी जो है बहुत कंड्यूसिव है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल सकता है, लेकिन मिनरल डिपॉजिट भी है जो कि हम अफगानिस्तान में ढूंढते हैं या ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया जो है अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा है अपने एरिया में, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10% ही पोटेंशियल जो है हम डिपॉजिट है बिलो द अर्थ एंड दे हैव माइन लेस विथ। अगर हम बात करें 7000 कोस्ट लाइन के हिसाब, हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इंडिया की पोटेंशियल क्या है, फाइंडिंग द रिच स्ट्रेटेजिक मिनरल कैन बी एवर ग्रेटर डीप सी माइनिंग। वो क्या कर रहा है, अभी भी डीप सी माइनिंग में उसको क्या कर रहा है, उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं लैक हो चुकी है, हमारी जो लेबर है वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटिव हो रही है। इसके वजह से जो कहीं ना कहीं इंडिया की सिचुएशन जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है बना रखा है। अगर हम माइनिंग बिल की बात करें, अगर इसमें कुछ चेंजेस जैसे लाया गया, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया, जिसके वजह से स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो लोगों की बढ़ेगी और साथ साथ जो लिथियम वगैरह है उसकी भी क्या होगी,
जो खोज है वो होती रहेगी। अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या बहुत सारे जॉब्स की बात करें, कहीं ना कहीं लोकल हो या फिर लो स्किल्ड हो, उसको भी कहीं ना कहीं ये बनाने की कोशिश जो है करेगा। अगर हम बात करें जो इट कैन ऑल्सो बी सोशली एंड मोर इंक्लूसिव होगा बाय ऑब्जर्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑपरेस्ट क्लास। तो जो ऑपरेस्ट क्लास वगैरह है, जैसे ओबीसी वगैरह हो गए, एसटी वगैरह हो गए, एससी वगैरह हो गए, उन वर्कफोर्स को भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव करने की और उनको स्किल प्रोवाइड करने का भी काम ये जो है करेगा। ठीक है। अगर इंडिया की वास्ट एक्सप्लोरेशन की बात करें, कहीं ना कहीं माइनिंग पोटेंशियल है और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को अचीव करना चाहिए इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, जिससे कि इनकी जो पावर हाउस है या वर्ल्ड की थ्रू द कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल माइन मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और जिसकी वजह से इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। अगर इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बात है इंडिया के लोगों को क्या होगी, वर्कफोर्स को क्या होगी, काम मिलेगी, और काम मिलेगी तो उनकी वेजेस क्या होगी और ज्यादा बेटर होगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बताया जा रहा है, और इंडिया की जो इम्प्लीमेंट है मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना, जिससे कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही हो और साथ ही साथ इंडिया की सप्लाई चेन भी अच्छी हो। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें जो है बताया जा रहा है। ठीक है। और इससे अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल लीडर के लिए कि एक नेशन को किस तरह से चेंज किया जाए, उसको किस तरह से सही रास्ते पर लिया जाए, जिससे कि उनकी जो जीडीपी हो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो और उनको कुछ ऐसी नई चीजें जो है उनको मिले, जैसे इकोनॉमिस्ट हो, टेक्नोक्रेट हो या आईएमएफ की पेडलर जीडीपी ग्रोथ हो, उन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर करने की जरूरत है। और इस चीजों को कंप्यूटर के थ्रू मॉडल्स ऑन देयर कंप्यूटर फोरकास्ट करने की जरूरत है, कि एक्सेल करने की जरूरत है उनके मॉडल्स को। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज नॉट फॉल प्रे क्वेश्चन वेदर सच हेडलाइंस ऑफ जीडीपी डिलीवर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी टू ऑल पीपल। ये जरूरी नहीं है कि हम जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, डिलीवर हो रहा है तो पूरी तरीके से देखिए, अगर आप जीडीपी ग्रोथ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से हर लोगों को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आप उसको लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कर सकते हो। आपको एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीके से उसके बारे में काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से काम होगा। ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।